जीवन में कभी किसी से डर के आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। अगर हम बात करें यूपी की राजनीति की तो सियासी महाभारत में जागती हुई नजर आ रही है। वहीं 4 साल बीतने के बाद बीजेपी अपना बखान कर रही है तो अखिलेश यादव साइकिल दौड़ाकर फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। भीतर खाने से बसपा अपनी हमले कर रही है तो वहीं छोटे दल एक साथ मिलकर एक नई कहानी रच रहे हैं। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, जब कोरोना महामारी थी, जब देश में इतने सारे मुद्दे थे, जब विपक्ष सन्नाटे में था, तो यूपी की राजनीति में एक नई पार्टी की एंट्री हुई और उनके ही एक नेता ने अपने हमलों से सरकार की नींद उड़ा दी। फिर चाहे वो हाथरस की बेटी के न्याय की बात हो, चाहे वो कोरोना पर करप्शन की कहानी हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर में दंगे की बात हो, चाहे वो लखीमपुर में एक गरीब की आवाज बनना हो, उनके कदम कभी नहीं रुक पाए। उन पर मुकदमे भी हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, जो आज हमारे साथ हैं और हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो आज हम संजय जी आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सियासत पे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा यूपी पंचायत में 5 दिन के चुनावी प्रचार पर उसके फैसले को आप क्यों नहीं मान रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज पे आपका क्या एंगल है? देखिए, मुझे लगता है कि आप कभी भी कोई चुनाव उठाकर देख लीजिए, न्यूनतम 15 दिन प्रचार के लिए किसी भी प्रत्याशी को मिलता है। अब ये एक अनोखा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पे कह रहे हैं कि साहब 12 तारीख को आपको सिंबल मिलेगा, 17 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा और 19 तारीख को लोगों को वोट देना है। आप मुझे बताइए, 50,000, 60,000, 70,000 की आबादी वाले क्षेत्र में जहां 20-20 गांव हैं, एक जिला पंचायत का सदस्य कैसे हर घर में पहुंचेगा? कैसे वो अपना प्रचार करेगा? और धन बल जिसको आप रोकना चाहते हैं चुनाव में, बाहुबल जिसको आप रोकना चाहते हैं चुनाव में, उसका इस्तेमाल तो और बढ़ेगा। ये तो बात हो गई यूपी पंचायत की। लेकिन आपने दिल्ली में दम दिखा लिया, पंजाब में पैर पसार लिया, अगर हम गोवा गुजरात की करें तो वहां भी गूंज है, लेकिन यूपी में सिंह आपकी कहानी को क्या बनाएंगे किंग? देखिए, ऐसा है कि हम अपना काम कर रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश को, जो दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही थी, जो दूसरी पार्टियां खामोश थीं, वो चाहे अपराधीकरण का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कोरोना घोटाले का मुद्दा हो, चाहे जल जीवन मिशन के घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो एसपी जो इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है और वसूली करता है और हत्या करा देता है, उसका मामला हो, सारे मुद्दों को हम लोगों ने मजबूती और प्रखरता के साथ उठाया। इसका फायदा ये हुआ कि आज आम आदमी पार्टी की पहचान उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में है। तो हम अपने संगठन का विस्तार इस चुनाव के माध्यम से करेंगे, गांव-गांव में अपनी टीमें खड़ी करेंगे, बूथ पे अपनी कमेटियां बनाएंगे और ये तय करना जनता का काम है कि पॉलिटिक्स में कौन किंग होगा, कौन जीरो होगा, कौन सत्ता में जाएगा, कौन सत्ता से बाहर रहेगा। जनता मालिक होती है लोकतंत्र देश में। तो एनसीटी से मेरा सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को लेकर राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, अब तो राज्यसभा से, तो क्या मान लें अब दिल्ली में जो ऑड इवन रूल थे या डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी थी, अब ऐसे आप कोई अगर योजनाएं लागू करना चाहते हैं तो अब तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली हम कह सकते हैं गवर्नमेंट को दिल्ली के, तो एलजी रूल हो गया, तो अब कैसे होगा वो? 3 परिस्थितियों में देखिए इसको। एक परिस्थिति तब थी जब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला नहीं आया था। हम लोगों को छोटे छोटे काम कराने के लिए आए दिन एलजी के साथ संघर्ष करना पड़ता था। आप देखती रही होंगी कि उस समय नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल जी के बीच छोटे छोटे कामों को लेके एक विवाद होता था। उसके बाद अनिल बैजल जी आए तो इनसे भी मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए 9 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ धरना देना पड़ता है एलजी के घर में। मुझे ये लगता है कि अब फिर से वो टसल वाली स्थिति पैदा होगी। हम दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकने देंगे क्योंकि लोगों ने वोट हमको दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घिनौनी राजनीति के तहत 90% से ज्यादा सीटें पाने वाली सरकार को कुंद करने का, उसके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन हमारी जो प्रतिबद्धता जनता के प्रति है हम उसको पूरा करेंगे। बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, जितनी योजनाओं का आपने जिक्र किया वो हम पूरा लागू रखेंगे। ऑड इवन हो, चाहे डोर स्टेप डिलीवरी हो, चाहे
राशन घर घर पहुंचाने की बात हो, ये सारी योजनाएं हमारी प्राथमिकताओं में है, हम उसको लागू करेंगे। दिक्कत कहाँ आएगी? जब आपने कह दिया एलजी सरकार है, तो पहली बात तो आपने देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। दूसरी बात, आपने देश के संविधान के तहत जो दिल्ली को असेंबली मिली 69वें संशोधन में, जिसके आर्टिकल 239A के क्लॉज 6 में लिखा हुआ है, दिल्ली का एक चुना हुआ मंत्री परिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। कौन जवाबदेह होगा? मंत्री परिषद। कोई एलजी नहीं, कोई अमित शाह नहीं, कोई नरेंद्र मोदी नहीं, दिल्ली की चुनी हुई मंत्री परिषद। तो क्या जब विधानसभा में कोई विधायक सवाल पूछेगा तो एलजी महोदय जाके वहां जवाब देंगे क्या? जो कुछ भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस खिसियाहट के नाते किया है, उस बौखलाहट के नाते किया है, जिसमें 2 बार वो हमसे बुरी तरीके से पराजित हुए, नंबर 1, और नंबर 2, गुजरात से लेके गोवा तक, पंजाब से लेके उत्तराखंड तक और उत्तर प्रदेश तक जो आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी किया गया। उत्तराखंड का जिक्र हुआ तो यूपी और उत्तराखंड के रण में तो आप हैं, लेकिन 2022 की यूपी की सियासी महाभारत में संजय की दृष्टि क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये फिर जनता पे छोड़ देना चाहिए। हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। हमारे घर में कोई ग्राम प्रधान भी नहीं था, विधायक मंत्री तो बहुत दूर की बात है। लोकतंत्र में जनता जिसको ताकत देती है वो जनता के लिए काम करता है। जनता जिसको सत्ता में बैठालती है उसकी जिम्मेदारी होती है जनता के लिए काम करना। आज आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी दी है, उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, और हम अपनी बातें बताएंगे कि हमने क्या किया है दिल्ली में। अगर हम पर जनता का भरोसा होगा तो हम वादे पूरे करके दिखाएंगे। यूपी में साथियों वाली सियासत यानी अलायंस का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस एंगल पे चल रही है? आपको कोई संकेत मिला है राजभर की तरफ से, शिवपाल की तरफ से, या फिर हम कहें ओवैसी की तरफ से, जो कह रहे हैं कि विचार समान धारा वाले एक साथ रहेंगे? देखिए, राजभर जी से जरूर हमारी मुलाकात हुई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दे थे उन मुद्दों पे बातचीत हुई। चुनावी तालमेल या चुनावी राजनीति पे उनसे कोई बातचीत अभी नहीं हुई। तो इसके बारे में अभी कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन निर्माण की दृष्टि से 2022 और 22 की दृष्टि से भी। तो उसके बाद हम लोग कोई एक फैसला लेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। अगर हम बात करें आइडियोलॉजी की, तो हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो हिंदुत्व राष्ट्रवादी है, सपा समाजवादी है, बसपा बहुजन समाज है, या और विकास और बदलाव की बात सब करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है यूपी में? आम आदमी पार्टी कर्मवादी पार्टी है, जो अपने कर्म में यकीन रखती है, जो अपने जनता के लिए काम करने में भरोसा रखती है, जो शिक्षा, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जनता की बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा करे। जो पार्टी इस विचारधारा में यकीन रखती है कि लोकतंत्र में अगर लोगों ने आपको मौका दिया है तो उनके प्रति आप वफादारी दिखाइए और ईमानदार नीयत से काम कीजिए। आप सीधे सीधे देखा गया उत्तर प्रदेश में सीधे सरकार से टक्कर लेते हुए नजर आए, तो पार्टी को बढ़ाने के लिए या सियासी टक्कर लेते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं, या मकसद ये है? क्योंकि अगर हम देखें तो हाथरस में स्याही फेंकी गई, मुकदमे बार बार होते रहे, तो आपने कहा गिरफ्तारी कब देनी है, लेकिन उसके बाद भी आप खुलासे पे खुलासे करते रहे, तो ये क्या है? देखिए, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीवन में कभी किसी से डर के राजनीति नहीं की, और अगर मुझे किसी ने चैलेंज किया तो मैंने उसका सिर उठा के और आगे बढ़ के मुकाबला किया। और आज से नहीं, जब से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में हूं, जब से राजनीति के क्षेत्र में हूं, तब से मैं कई बार जेल गया, लाठियां खाया, मुकदमे झेला हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे अपना कॉज बड़ा लगता है। मुझे ये लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं काम कर रहा हूं वो बड़ा है। संजय सिंह पे कितने मुकदमे हो जाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बार मुझे जेल जाना पड़े या लाठियां झेलनी पड़े वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने जो मुद्दे उठाए वो सही थे, और आज भी मैं उन मुद्दों के साथ खड़ा हूं। और मेरा ये मानना है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता के लिए काम करना चाहिए। वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग विशेष के लिए मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। कोरोना में घोटाले कर रही है आपकी सरकार। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा जा रहा है, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा जा रहा है। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है आपकी सरकार में। जल जीवन मिशन में 1,20,000 करोड़ की योजना में हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है।
तो आप इन चीजों को रोकने के बजाय एसआईटी बना के लीपापोती करते हैं चीजों की, इससे काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को जो वादे आपने किए थे उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, मेरा मानना ये है। और आपने अभी कहा कि आपको कॉज अपना बड़ा लगता है। एक सवाल मेरा इससे ये भी है कि जो संजय सिंह बहुत तैयारी के साथ, बहुत गंभीरता पूर्वक राज्यसभा में हर मुद्दे पर सवाल उठाते हैं और हर मुद्दे को एक्सप्लेन करते हैं, उस दिन अचानक से इतने आक्रामक क्यों हो गए? जब आपके पास संख्या कम होती है और सत्ता के गुरूर और सत्ता के अहंकार में लोग आपकी जायज बात भी नहीं सुनते, तो ऐसे तरीके लोकतंत्र में अपनाने पड़ते हैं और उसकी सजा भी मुझे झेलनी पड़ी, मुझे निलंबित भी किया गया। उसका मुझे 1% भी गम नहीं है। मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। किसानों की हड्डियां तोड़ने वाली सरकार को भी निलंबित होना चाहिए। और 3 काला कानून इस देश में आया। उन काले कानूनों के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये देश के किसानों के डेथ वारंट पे सरकार साइन करने जा रही है। उस वक्त देश में कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन उस आंदोलन को जिंदा करने का, आवाज देने का संसद में उस हंगामे के जरिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो हिंदुस्तान की सियासत में किसान एक बहुत बड़ी तादाद में है और बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों की जिंदगी की दुश्वारियां। तो उसको हमने जब वहां उठाया तो निश्चित रूप से उसके तरीके पे आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन मेरा मुद्दा जायज था। आज आप बताइए, मैंने माइक तोड़ा, बिल फाड़ा, वो तो मुद्दा बन गया, लेकिन जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो ठंडी में पानी की बौछारें की गई, जो अन्नदाता को आतंकवादी कहा गया, जो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा गया, जो उनको देशद्रोही कहा गया और कटीले तार लगाए गए, सड़कों पे कीलें गाड़ी गई, ये क्या है? तो इनके सत्ता के अहंकार के ताबूत में इस देश का किसान और आम आदमी कील गाड़ेगा। वक्त का इंतजार कीजिए। हर वर्ग आज दुखी है। देश के सार्वजनिक तमाम संपत्तियां बेची जा रही हैं, रेल हो, सेल हो, कोल हो, LIC हो, बैंक हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, BPCL हो, क्या बचा है आप बताइए? एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, FCI हो, स्टेडियम हो, कुछ तो नहीं बचा। सांसद है ना विधायक है, लेकिन उसके बाद भी यूपी के पंचायत मैदान में आप उतर रहे हैं, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या जड़ पर आप अपनी जड़ें मजबूत, या जमीन पर अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चुनाव मेरा मानना है एक बहुत बड़ा माध्यम होता है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का। और ये एक माध्यम ये भी होता है कि इस दौरान आप लोगों के संपर्क में आते हैं। ये संगठन निर्माण के लिए भी एक बहुत बड़ा समय होता है। तो मुझे लगता है कि इस पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में हमारा संगठन भी बढ़ेगा और हमको चुनाव में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि पिछले 6-8 महीने से हम लोग इस चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो अपनी ताकत से लड़ेंगे। अब परिणाम देना तो जनता का काम है, लोग। अभी आपने कहा कि आंदोलन का तरीका उग्र जरूर हो सकता है, लेकिन जो हमारा उसके पीछे का उद्देश्य है वो जायज होता है। इसी से मेरा एक सवाल है, आपने जातिगत सर्वे करा लिया, आपने कोरोना पर लूट की कहानी बता दी, आपने हाथरस में प्रशासन को बेनकाब कर दिया, कभी ऑडियो क्लिप लेके, कभी वीडियो क्लिप लेके, कभी पेपर की कटिंग लेके। तो होमवर्क जो ये करके संजय सिंह जाते हैं, ये क्या यूपी की सियासत में दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं से संजय सिंह को अलग करता है? अब ये तो आप लोग बेहतर जज कर सकती हैं, तय कर सकती हैं। मैं तो ये जरूर है कि कोई मुद्दे उठाने के पहले थोड़ा पढ़ के अध्ययन करके उसको उठाता हूं। और मेरी पत्नी कई बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है वो वाकई सन्नाटे में है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की वजह से। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। विपक्ष का काम है जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना। नहीं रहना चाहिए मतलब है आपके अकॉर्डिंगली? नहीं, मतलब जितने प्रखरता के साथ, जितनी मजबूती के साथ विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव है। इसीलिए आदित्यनाथ जी इतने अहंकार के साथ बातें करते हैं और जो मन में आता है लोगों पे मुकदमे करते हैं, जो मन में आता है वो अपनी सरकार जैसे चाहते हैं वैसे चलाने का काम करते हैं। ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी में। आप राजा थोड़ी हैं, आप जनता के वोट से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के वोट से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। इस देश में कोई राजशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। लोगों ने अपना वोट दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया और नोट दिया सरकार चलाने के लिए। तो वोट भी हमारा, नोट भी हमारा और चोट भी हम ही को। तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए जो विपक्ष की भूमिका है वो
पैनी नजर एक एक चीज पे रखना और उनके मुद्दों को उठाना। मैं आपको बता रहा था कि कई बार मेरी पत्नी मजाक में मुझसे कहती हैं कि जितनी पढ़ाई तुम संसद में बोलने के लिए करते हो, इतनी किए होते तो आईएएस हो जाते। तो ठीक है, मतलब लेकिन अब आप मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये ज्यादा जरूरी लगता है कि भाई आप कोई बात रखिए तो तार्किक तरीके से रखिए और उसका अध्ययन करके रखिए। एक मेरा अहम सवाल लास्ट, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो संजय सिंह को कविताएं और शायरियां बहुत पसंद है, तो क्या वो यूपी में आम आदमी पार्टी के लिए एक नई कहानी लिखेंगे? अब देखिए, हम अपना प्रयास कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश जारी रहेगी, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे वो मेरे हाथ में नहीं। तो मेरा लास्ट और अहम सवाल, अगर आपको मुख्यमंत्री पद के लिए अलॉट कर दिया जाता है, संजय सिंह आने वाले 2022 में आगामी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यूपी की सियासत को, यूपी के नजरियों को, यूपी की उन्नति के लिए आपकी दृष्टि क्या हो? कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री का विषय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुद्दे हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पद महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जो यूपी की हालत है, आप सोचिए बेरोजगारों की कितनी बड़ी लंबी फौज खड़ी हो गई है कि जब ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति रद्द की गई तो 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जब यहाँ शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं किया गया तो सुहागिन महिलाओं ने अपने सर मुड़वा लिए। बीटीसी के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, वो नदियों में कूद गए। इसी लखनऊ की सड़क पे बर्बरता पूर्वक नौजवानों पे लाठीचार्ज किए जाते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको जेल में भेजा जाता है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 6 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। हाथरस कांड का जिक्र आपने किया, रात में 2 बजे एक गरीब की बेटी को जला दिया जाता है। उनके दरिंदों का, उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों का साथ दिया जाता है। तो आपने भी कहा कि कर्मवादी पार्टी आपकी है, तो कर्मवादी पार्टी इन्हीं सारे मुद्दों के लिए क्या काम करेगी अगर आती है सियासत में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, फ्री बिजली हमारी प्राथमिकता में, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, सबसे पहले ये 4 जिंदगी की जो जरूरतें हैं, इसको हम निःशुल्क देने का जो संकल्प हमने दिल्ली में पूरा किया है, हम उत्तर प्रदेश में भी पूरा करके दिखाएंगे, नंबर 1। दूसरा, नौजवानों को रोजगार, लाखों नौकरियां उत्तर प्रदेश में हैं जो खाली हैं, स्थान रिक्त हैं, सरकार उसको नहीं भरना चाहती, उसको भरने का काम करेंगे। तीसरा, जो गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए बकाया है, 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, वो 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान, गन्ने का दाम बढ़ाना, और गन्ने के लिए हमारी नीति होगी, गन्ना मिल पर छोड़ के आओगे, घर पहुंचने से पहले पैसा खाते में पहुंच जाएगा। जिले लाही आपके खिलाफ हो और मंसूबे भी आपके खिलाफ, या फिर ये कहें गवाह भी आपके खिलाफ, ये आप ही का स्टेटमेंट है, आप ही का, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो कोशिश अपनी है, बाकी लोगों को तय करना है। जी। तो ये संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी हमारे साथ थे, जिनसे हम तमाम मुद्दों पे हमने बात की। तो ये देखना होगा कि बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी चुनौती है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रही है, और इन बड़ी चुनौतियों में ये मान सकते हैं आज के बातचीत से कि यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भूमिका भी बड़ी होगी। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे पर और किसी और शख्स से बातचीत के लिए हम आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।